हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों के नामकरण में या उसके यौगिक में कौन कौन से कठिन शब्द या शब्दावली पाए जाते हैं उनके बारे में डिटेल में, और साथ में उपसहसंयोजी यौगिकों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है उसके बारे में। ये हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था डबल साल्ट अर्थात द्विक लवण और संकुल आयन अर्थात कॉम्प्लेक्स साल्ट, उससे के आगे का थोड़ा सा हिस्सा है, बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है। तो इसको डिटेल में समझते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं और इनके अलग अलग हिस्से को क्या क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें मिलेगा कि बड़ा ब्रैकेट रहेगा और बड़े ब्रैकेट के अंदर में कुछ रहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड और कुछ बाहर में रहेंगे। तो इस बड़े ब्रैकेट के बाहर में जो रहता है, इस बड़े ब्रैकेट को गुरु कोष्टक या स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो इस बड़े ब्रैकेट के बाहर में जो रहेगा इस साइड में या फिर इस साइड में, जैसे इस उदाहरण में इधर है और ये वाले उदाहरण में इस साइड है, अर्थात मेरे यहाँ पे क्या है, ये मेरे दाएं साइड पे है और ये वाला मेरे बाएं साइड पे। तो इनको बोला जाएगा आयनन मंडल या प्रत्यायन। आयनन मंडल को आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर काउंटर आयन भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा हूँ। अब ये होते क्या हैं? ये होते हैं कि इस बड़े ब्रैकेट के बाहर रहने वाले। इसको प्रत्यायन क्यों बोल रहे हैं? प्रत्यायन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब मैं मान लो इसको ऐसे बीच से ब्रेक करूँगा, ऐसे इस बड़े कोष्टक वाले को अलग करूँ, इसको अलग करूँ, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इधर वाले को क्या बोल देंगे, माइनस। तो चूंकि एक दूसरे के अपोजिट चार्ज वाले हैं, इसलिए इसको बोला जाता है प्रति आयन। प्रति आयन मतलब माइनस है तो इसका ठीक उल्टा आयन। ठीक है, वैसे इसको यदि मैं तोड़ूंगा तो ये माइनस में टूट जाएगा Cl3 वाला, और इधर वाला पूरा जो बड़ा ब्रैकेट है वो किस में टूट जाएगा, प्लस में। तो इसी प्लस का ठीक उल्टा है ये, इसलिए इसको बोलते हैं प्रति आयन या काउंटर आयन। अब इसका खासियत देखिए, यह आयनिक प्रकृति का होता है और जल के साथ आयन देता है। आयनिक प्रकृति का अर्थ है कि इसको यदि हम लोग तोड़ें K4Fe(CN6) को तोड़ने का अर्थ है कि इसमें यदि मैं जल घोल दूँ H2O, तो ये ऐसा टूट जाएगा अलग से 4K प्लस, और ये हो जाएगा FeCN6 4 माइनस। तो इसको बोला जा रहा है कि ये आयनों में टूट रहा है, लेकिन ये बड़ा ब्रैकेट वाला अपने आयनों में नहीं टूट रहा है। ठीक है, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट एक साथ टूट रहा है, ये अलग अलग नहीं टूट रहे हैं, लेकिन ये अलग हो रहा है, तो इसलिए बोला जा रहा है इसको आयनिक प्रकृति का। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको कहा जाता है उपसहसंयोजन मंडल या समन्वय मंडल, जिसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें आता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु और साथ में आता है लिगेंड। अब लिगेंड किसको कहा जाएगा, तो लिगेंड कहा जाता है लुईस क्षार को। और लुईस क्षार क्या होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जो कि लोन पेयर अर्थात ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि उसके बंध में उपयोग नहीं होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को दूसरे को दान कर पाता है, उसको कहा जाता है लिगेंड। तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है लिगेंड, जो कि एक प्रकार का भी हो सकता है और अलग अलग, जैसे इसमें दो अलग अलग हैं, एक अमोनिया है और दूसरा है वाटर, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया है, साइनाइड। तो बहुत सारे भी लिगेंड हो सकते हैं इसके अंदर और एक लिगेंड भी हो सकता है। तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर लिगेंड रहेगा और क्या रहेगा, केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा। अभी इसकी खासियत क्या रहती है कि इस बड़े ब्रैकेट वाले को जब जल में घोरेंगे अर्थात जल में मिला देंगे पानी में, तो जैसे ये अपने आयनों में टूटता था अलग अलग, पोटेशियम वाला तो अलग हो जाता था, लेकिन ये बड़ा ब्रैकेट वाला वैसे ही रहता था। और इसको यदि पानी में डालेंगे तो बड़ा ब्रैकेट वाला वैसे ही पड़ा रहता है, वो अपने आयनों में नहीं टूटता। इसी को लिखा गया है कि यह अपने आयन, यह आयनित नहीं होता और जल में आयन नहीं देता है। ठीक, ये इसकी खासियत है, मतलब ये इसी बड़े साइज में पड़ा रहेगा जल में। आयन में सिर्फ टूटेगा इस बड़े ब्रैकेट के इस साइड बाहर वाले या फिर इधर वाले, जैसे इसको मैं घोलता तो ये Cl- अर्थात क्लोराइड माइनस आयन में टूट जाता। ठीक है, लेकिन ये जो है CONH3 और H2O3 वाला, ये बड़े ब्रैकेट वाला नहीं टूट पाता। अब इसकी खासियत एक और होती है उपसहसंयोजन मंडल की, कि ये इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु हमारा रहता है ये Fe या जो भी हो, जैसे इसके केस में, नीचे उदाहरण के केस में कोबाल्ट है, इसमें है आयरन। तो ये जो आयरन है वो सभी साइड से ऐसे, चूँकि इसमें लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो ये सारे लिगेंड इसको सभी साइड से घेर के रखे रहते हैं ऐसे। और ये जो बंध बनता है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि उपसहसंयोजक बंध किसको कहते हैं, जो कि हमने कल भी पढ़ा था, शुरुआत किया था जब यूनिट को, कि ऐसा बंध जो जिसमें जो हमारा एक परमाणु है वो क्या करता है, दूसरे को लगातार इलेक्ट्रॉन देता है और ये लेते रहता है। और ये जो बंध है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप, मतलब सहसंयोजक बंध जैसे होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही देगा और दूसरा लेते रहेगा। क्यों लेगा, क्योंकि इसके पास खाली आर्बिटर अर्थात कक्षक उपलब्ध रहते हैं, तो उसमें भरते रहता है। तो इस तरीके से इनके बीच बॉन्डिंग होता है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की विशेषता होती है स्पेशली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसके अलावा इसमें एक और शब्दावली देखिए कि ये जो लिगेंड की संख्या है
उसको कहा जाता है समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। लेकिन एक और बात याद रखेंगे कि जो समन्वय संख्या उप सहसंयोजन संख्या है, इसमें वास्तव में कितने डोनेट करने वाले एटम हैं हमारे, मतलब कितने दान कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, उनकी संख्या होती है, ना कि टोटल लिगेंड की संख्या, जिसको हम लोग और आगे डिटेल में समझ पाएंगे कि कितना होगा इसका। ठीक है। इसी तरीके से एक केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेते रहेगा लगातार। अब ये यदि आयनों में टूटे तो ऐसा कुछ दिखेगा कि जिसको मैं यहाँ पे तोड़ रखा हूँ 4K+ और Fe6 4-। तो ये जो बाहर में लगा रहता है ब्रैकेट के बाहर, इसको कहा जाता है इस संकुल का पूरा चार्ज, अर्थात संकुल का आवेश। और ये जो हमारा आयरन है या फिर जो भी मेटल है, इसके ऊपर यदि कोई चार्ज रहता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण अंक। किसका? ये केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, इसको केंद्रीय धातु परमाणु को का, या फिर वो इस तरीके से दिख सकता है +2 +3 +4 ऐसा करके कुछ भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अंक। मतलब धातु के ऊपर लगा हुआ एक प्रकार से चार्ज है, और टोटल के ऊपर चार्ज को बोला जा रहा है संकुल का चार्ज। इसको नोट करिए। फिर और एक दो इसके कठिन शब्दावली की बात करते हैं कि वो वास्तव में उसको क्या कहते हैं और कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। केंद्रीय धातु परमाणु, इसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में CMA बोल सकते हैं, इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या होते हैं, ये जो उप सहसंयोजन मंडल होता है, बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर होता है ये, और ये D ब्लॉक के तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इनका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है Z इफेक्टिव, वो अधिक होता है। इसके कारण क्या होगा, इनका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, अर्थात छोटा रहेगा। जब Z इफेक्टिव बढ़ता है, साइज क्या हो जाता है, छोटा। और ये दूसरा खासियत हो गया। तीसरा, इनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं। इस कारण क्या होते हैं कि इनके पास खाली कक्षक होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपने खाली कक्षक में ग्रहण कर सकता है। चूँकि ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको कहते हैं, वो ग्रहण कर सकता है। इस कारण इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। किसको? केंद्रीय धातु परमाणु को। लुईस एसिड क्या होता है, एक ऐसा एसिड जो कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर सके, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, उसको क्या बोल रहे हैं, लुईस एसिड। अगला है लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, इसी बड़े ब्रैकेट के अंदर होते हैं, अर्थात उप सहसंयोजन मंडल या समन्वय मंडल में, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर। और ये डोनर होते हैं। डोनर अर्थात इनको देने वाले क्यों होते हैं, क्योंकि इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध हो रहता है। इस कारण इनको हम लोग लुईस क्षार अर्थात लुईस बेस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समन्वय संख्या ये इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर लगा रहता है। जैसे कि एक और उदाहरण शुरू में मैं दिया था कि NH3 3 बार था यहाँ पे, और H2O भी 3 बार था। ये वाला उदाहरण कोबाल्ट लिए थे, और यहाँ पे क्या था, NH3 3 टाइम्स, और H2O भी क्या था, 3 टाइम्स, और इधर लिखे थे Cl3 ऐसे। तो इनको बोला जा रहा है क्या, समन्वय संख्या। लेकिन समन्वय संख्या का अर्थ ये नहीं है कि लिगेंड की संख्या। लिगेंड अलग है, समन्वय संख्या अलग है। समन्वय संख्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने उप सहसंयोजक बंध अर्थात कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिगेंड को देख के समझ में आ गया 3 और 3 6, क्योंकि एक एक लिगेंड में एक एक डोनर है, यहाँ भी वैसी। लेकिन यदि मेरा लिगेंड मान लो इस टाइप से है, एथिलीन डाइएमीन है, और मैं यहाँ पे ऐसे 3 लिख दिया, और इस तरीके से क्या लिख दिया, कोबाल्ट लिखूँ और ऐसे बना दूँ। अब यहाँ पे यदि हम लोग कैलकुलेट करें समन्वय संख्या, तो देखिए यहाँ तो समन्वय संख्या 6 दिख रहा है, और यहाँ 3 3 6 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे समन्वय संख्या 3 नहीं है। क्यों नहीं है? इसको एथिलीन डाइएमीन लिगेंड कहते हैं। इसका सूत्र ये होता है NH2 CH2 CH2 और NH2। इतना बड़ा सूत्र होता है इसका, EN जो लिखा हूँ इसका। और इसमें एक डोनर ये होता है, दूसरा डोनर ये होता है। चूँकि यहाँ पे कितने हैं, ऐसे देखने पे तो आपको समन्वय संख्या 3 लगेगा, लेकिन समन्वय संख्या आपको ये लिगेंड की संख्या को देख के नहीं काउंट करना है। आपको काउंट करना है अंदर में कैसा हमारा लिगेंड है। यदि लिगेंड में 2 डोनर हैं, अर्थात कहने का अर्थ है यदि लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम रहेंगे तो वो 2 बंध बनाएगा। कैसा? उपसहसंयोजक बंध। तो इसी तरीके से यहाँ पे समन्वय संख्या इसका क्या हो जाएगा, 6 होगा समन्वय संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए एक जो लिगेंड है उसमें कितने डोनर एटम है, तो यहाँ पर मेरे पास कितने लिगेंड है, 3, तो 3 दूनी 6 इस लिगेंड के केस में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक लिगेंड में एक एक डोनर है। यहाँ पे जो साइनाइड है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर होता है। इस कारण टोटल 6 बंध बनेंगे, और यहाँ भी 6 बंध बनेंगे। लेकिन यहाँ देखने पर लिगेंड तो 3 है, लेकिन उसमें डोनर एक एक में कितने हैं, 2 2 हैं। इस कारण समन्वय संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे समन्वय संख्या 6 होगा, ना कि 3। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, समन्वय संख्या किसको कहेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अंक, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं।
तो CMA पर उपस्थित आवेश की संख्या, CMA अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु ये है, और इसका यदि मैं देखूँ FeCN6 और तोड़ेंगे इसको तो 4 माइनस करके टूटेगा, अर्थात ये अलग हो जाएगा 4K प्लस, ऐसा ब्रेक करने पर, और ये अलग हो जाएगा। तो ये तो टोटल चार्ज हो गया इसके ऊपर, अर्थात कुल आवेश। लेकिन इसके ऊपर यदि आवेश रहेगा कुछ, जैसे मान लो इसके ऊपर +2 लिखा है या इसके ऊपर +3 लिखा है, तो इस आवेश को हम लोग बोल रहे हैं, इसके ऊपर जो लगे हुए आवेश को क्या बोल रहे हैं? आक्सीकरण अंक। तो उम्मीद है सारे जो टर्मिनोलॉजी है अर्थात जो कठिन शब्द हैं जिसका हमको IUPAC नामकरण में ज़रूरत पड़ेगा उसको आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होता है वो कितने प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकते हैं और उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं उपसहसंयोजी यौगिकों के प्रकार अर्थात कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हो सकते हैं अपने पास। पहला कॉम्प्लेक्स है धन आयनिक अर्थात केटायनिक कॉम्प्लेक्स। केटायनिक कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कि जो बड़ा ब्रैकेट है वो धनात्मक हिस्से में होगा और छोटा वाला हिस्सा अर्थात ये चीज़ ये ऋणात्मक में, मतलब इसको यदि मैं ब्रेक करूँगा तो ये प्लस में चला जाएगा बड़ा ब्रैकेट, और ये किस में चला जाएगा? माइनस में। तो जो हमारा एन आयन रहेगा वो कैसा रहेगा? एन आयन रहेगा सिंपल टाइप का, मतलब ब्रैकेट से बाहर। तो इसको हम लोग बोलते हैं धन आयनिक संकुल, अर्थात जो संकुल आयन है वो धनात्मक आवेश वाला रहे और जो आयनिक मंडल है अर्थात बाहर वाले या फिर इधर के बाहर वाले, स्पेशली इधर के ही बाहर वाले, क्योंकि ये जो बड़ा ब्रैकेट है पहले आएगा तभी ये धन आवेश वाला होगा। तो ये बाहर का जो आयनिक मंडल है वो किस में रहे? ऋणात्मक रहे, तब उसको बोलेंगे धन आयनिक संकुल। अगला है ऋणायनिक संकुल जिसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा? जो बड़ा ब्रैकेट है वो ऋणात्मक हिस्से में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको मैं यदि यहाँ से ब्रेक करूँ तो ब्रेक करूँगा तो ये धन हो जाएगा और ये वाला पूरा पोर्शन किस में आ जाएगा? ऋण। अर्थात ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है मतलब बड़ा ब्रैकेट वाला जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक बोलते हैं, ये क्या है? ये हमारे ऋणात्मक हिस्सा में आ गया। ऋणात्मक हिस्सा में आ गया इसलिए इसको ऋणायनिक संकुल कहते हैं। तो धनात्मक में कौन सा है? धनात्मक यहाँ सिंपल है, मतलब केटायन। केटायन क्या रहेगा? सिंपल रहेगा, सरल रहेगा, मतलब आयनिक मंडल इसका सामान्य रहेगा, लेकिन जो ये रहेगा संकुल अर्थात उपसंयोजन मंडल ये क्या रहेगा? बड़ा ब्रैकेट वाला रहेगा। तो इसको बोल रहे हैं ऋणायनिक संकुल। ठीक, तो धनायनिक मतलब बड़ा ब्रैकेट धन आयन में चला जाए तब धनायनिक, बड़ा ब्रैकेट ऋण आयन में आए तो ऋणायनिक। नेक्स्ट है धनात्मक संकुल ऋणात्मक संकुल, मतलब दोनों जो बड़ा धनात्मक ऋणात्मक संकुल का अर्थ है कि बड़ा ब्रैकेट दो दो बार रहे, एक बार बड़ा ब्रैकेट सामने उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट रहे। तो इसमें क्या है? दोनों संकुल रहेंगे और दोनों, एक धन वाला रहेगा और दूसरा ऋण आयन। जैसे इसमें दोनों बड़े ब्रैकेट हैं एक जैसे, तो एक थोड़े कठिन होते हैं, इसको हम लोग नामकरण या PSC नामकरण सीखेंगे, वहाँ पे समझाऊंगा मैं ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती हैं। नेक्स्ट है उदासीन संकुल अर्थात न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कि इसमें कोई बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा रहता है, कभी कभी लगा देते हैं लेकिन इसमें नहीं लगा रहता, मतलब इसमें ना तो धन लिखा है ना तो ऋण। तो इसको बोल रहे हैं उदासीन संकुल या न्यूट्रल संकुल या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें स्पेशली कार्बोनिल वाले आएंगे आपको, ऐसे मेटल कार्बोनिल, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं ना कि कोबाल्ट। दोनों में अंतर है, कोबाल्ट लिखेंगे तो ऐसा रहेगा, ओ छोटा रहेगा, लेकिन कार्बोनिल लिखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन दोनों बराबर रहेगा। तो यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन में सब में बराबर रखा, मतलब ये क्या है? कार्बोनिल है। तो इस टाइप को बोल रहे हैं उदासीन संकुल। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि धनायनिक कब बोल रहे हैं? जब बड़ा ब्रैकेट धन आयन के हिस्सा में चला जाए। ऋणायनिक कब बोल रहे हैं? जब बड़ा ब्रैकेट ऋण आयन में चला जाए। और धन आयनिक ऋण आयनिक दोनों कब बोल रहे हैं? जब दोनों बड़ा ब्रैकेट हो, धन आयन वाला भी और ऋण आयन। और उदासीन कब बोल रहे हैं? जब कोई ब्रैकेट ही ना हो बड़ा वाला। ठीक है, नेक्स्ट है लिगेंड के आधार पर। ये तो किसके आधार पर था? चार्ज के आधार पर। किसके ऊपर चार्ज? इनके, ये बड़े ब्रैकेट के ऊपर चार्ज के आधार पर ये बांटे गए थे। इसमें अगला है लिगेंड के आधार पर। लिगेंड के आधार पर संकुल कैसे? एक है होमोलेप्टिक और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक। होमो का अर्थ है समान, मतलब हमारा जो ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसके अंदर जो हमारा ये रहेगा केंद्रीय धातु परमाणु, इसके साथ यदि सारे लिगेंड एक ही जैसे हैं, जैसे इसमें देखो साइनाइड एक ही जैसे हैं, पूरे सब 6 के 6 साइनाइड है, इसमें देखिए सब के सब क्या है? NH3 है। तो इस टाइप के संकुल को बोलेंगे होमोलेप्टिक, मतलब सब के सब एक ही जैसे दिखने वाले लिगेंड इसके साथ बंध बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन हेट्रोलिप्टिक कब बोलेंगे? जब इसके साथ बंध बनाने वाला एक ही जैसे ना हो, जैसे ये NH3 अलग लिगेंड हो गया, साइनाइड अलग लिगेंड हो गया, तो इस टाइप को हम लोग बोलेंगे हेट्रोलिप्टिक संकुल, मतलब इसमें अलग अलग टाइप के आपको लिगेंड देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से ये भी बना सकते हैं, जैसे कोबाल्ट है और यहाँ पे कर लिए NH3 को 2 टाइम्स कर लिए और साइनाइड को 4 टाइम्स कर लिए, तो ये भी आपका एक तरीके से ऐसा बन जाएगा। और इधर क्या कर ले? इधर कर लेते हैं Cl3।
या कुछ भी ऐसा बना हुआ। ये थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके नहीं किया। हमें वास्तव में समझाने का अर्थ ये है कि ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा, इसके साथ जो बंध बनाने वाले यदि अलग अलग रहेंगे, यहाँ पे एक से ज़्यादा लिगेंड रहेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक, और सारे लिगेंड एक ही जैसे रहेंगे तब उसको बोलेंगे होमोलेप्टिक। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं और उसको कितने कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, और साथ में हम लोग वहाँ पे उसकी डेंटिसिटी पढ़ेंगे। डेंटिसिटी का अर्थ है कि एक लिगेंड जो होता है अलग अलग वेराइटी का, वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।